उसके जन्मदिन के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड केटी को एरिज़ोना ले गया ताकि हम उसके कुछ दोस्तों के साथ रह सकें और साल भर के लिए स्कूल वापस जाने से पहले कुछ हफ्ता पार्टी और मौज मस्ती वगैरह में बिता सकें। हम अपने पापा की कार ले गए थे। ये असल में फोर्ड कंपनी की कार है। ये बहुत अच्छी है। वहाँ की सड़क ऊबड़ खाबड़ और लंबी थी। हमारा रिश्ता सड़क पर सबसे मजबूत लग रहा था। हम असल में रिलेशन में थे। ये पहली बार था कि जब मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे पहले कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ था। हम लगभग आधे रास्ते पर थे जब हमें एहसास हुआ कि सबसे पास के भी पेट्रोल पंप से काफ़ी पहले हमारी गैस ख़त्म हो जाएगी। केटी का सिर खिड़की से बाहर था। बाहर तेज़ गर्मी में उसने धूप का चश्मा पहन रखा था। सभी डायरेक्शंस में जंगली रेगिस्तानी लैंडस्केप के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। हम बेचैन होने लग गए क्योंकि हमने लगभग 1 घंटे से सड़क पर कोई दूसरी कार नहीं देखी थी। क्या होगा अगर हम यहाँ रेगिस्तान के बीच में बिना खाए पिए, बिना पानी के, और हमें कोई ढूंढने वाला भी नहीं हो और कोई ऐसा बंदा जो हमें पीछा कर रहा हो हम पर टूट पड़े। इन अंदेशों से मुतासिर होकर मैंने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। तभी हमारी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ी। कहीं बीच में सूखी खाली जगह में एक पुराना सा घिटा पिटा सर्वो था। उसके नीचे लंबी पीली घास हवा में उड़ रही थी। बाहर 2 जंग लगे गैस पंप थे। पहले तो हमें पता नहीं था कि ये चालू है या नहीं। ये बहुत बेजान लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम ऊपर उठे और गंदगी में पेट्रोल के दाग देखे तो हमें दूसरी तरफ यकीन हो गया। केटी ने कार में तेल भरना शुरू कर दिया और मैं पेमेंट करने और सफ़र में खाने के लिए कुछ लेने के लिए अंदर चला गया। जब मैं पहली बार दरवाज़ा खोलने गया तो वो जाम था। इससे देख के मैं परेशान हो गया। इसलिए मैंने चेक करने के लिए साइन को देखा और कंफर्म किया कि दुकान खुली हुई है। दरवाजे की खिड़की पर हल्के पीले पर्दों के बीच लटके फटे साइन के मुताबिक मैं ज़ोर लगाकर और ज़्यादा ज़ोर लगाकर दुकान में घुस गया। अंदर इसे पूरी तरह से सुनसान छोड़ दिया गया था और बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया था। पूरी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी थीं। फ्रिज टूटे हुए थे और फर्श पर शीशे गिरे हुए थे। बाहर की रोशनी के बावजूद गैस स्टेशन का अंदर का हिस्सा एकदम अंधेरे में था और बहुत ठंडा था। तभी मेरे पीछे किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चे की तरह रो रहा हो। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। यह आवाज़ मेरे पीछे से कमरे से आ रही थी। मैं टूटे हुए कांच और फर्श के मुड़े हुए मेटल के टुकड़ों के ऊपर से निकल गया, वहाँ जहाँ घास उग आई थी। मैंने दीवार पर अपना हाथ फिराया और अपनी उंगलियों के नीचे जड़ों में बने क्रॉसेस को महसूस किया। वो बहुत बड़ा हो गया था। वहाँ फिर से रोने की आवाज़ आई और अब मैं पीछे के कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। ये बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला और उसके जोड़ों में जंग लगने की वजह से चरमराने की आवाज़ आई। अंदर तहखाने में लकड़ी की कई सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो एकदम काला था और बहुत भयानक बदबू आ रही थी। पानी की टपकती बूंद ने मुझे चौकन्ना कर दिया कि तहखाने में पानी भर गया है। पानी मेरे घुटनों तक था। फिर रोने की आवाज़ आई और तहखाने के दूर कोने में एक छोटी सी फुहार सी हुई। हेलो, मैंने पुकारा। वहाँ कोई है? मैं कोने के पास जाने लगा। बदबू बहुत भयानक आती जा रही थी और आखिरकार ठंडा पानी मुझ तक पहुँच गया। सिसकारियाँ तेज़ होती जा रही थीं। मैंने कसम खाकर बोल सकता था कि कोने में मैंने किसी को देखा है, कोई एक परछाई जो हिल रही थी। हेलो, मैंने फिर पूछा। कोई है? क्या हुआ? मैं आखिरकार कोने पर पहुंच गया। अभी भी अंधेरा था। मुझे पाइपों से बचने के लिए नीचे झुकना पड़ा, जो मेरी पीठ से लीक होकर मेरी रीढ़ की हड्डी से नीचे बह रहे थे। मेरे सामने जो शेप थी वो बहुत छोटी और काली थी, झुकी हुई, चुपचाप सिसक रही थी। सिर उसके हाथ में था। तुम यहाँ नीचे क्यों? मैंने फुसफुसाया। फिर उसने चलना पूरी तरह बंद कर दिया। वो बिल्कुल खामोश था। ऐसा लग रहा था कि सारा शोर थम गया है। लेकिन मेरे पीछे कहीं टूटे हुए पाइप का चुपचाप टपकना बंद हो गया। मैंने उसके छोटे से कंधे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो फिर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। जैसे ही उसका चेहरा मेरी ओर देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था,
मुझे याद आया कि मैं चिल्ला रहा था और पीछे हटने के लिए अपना सिर ऊपर की तरफ झुका रहा था और ऊपर लगे पाइपों पर उसे चटका रहा था। चेहरा चादर की तरह सफ़ेद, किसी खिलौने की तरह, हिलते हुए मुखौटे की तरह पीला पड़ गया था। आंखें और मुंह बिल्कुल ब्लैक होल थे, बहुत बड़े, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा वो और चौड़े हो गए। वो इतने बड़े थे कि उन्होंने लगभग उसका पूरा चेहरा निकल लिया था। जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, वो अपनी लंबी पतली उंगलियों को मोड़ते हुए तेज़ी से मेरी ओर झपटा। वो अब रो रहा था, अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर रहा था। और जैसे ही मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मुझे लगा कि मेरे पैर मेरे नीचे झुकने लगे। वो पानी से बाहर उछला और सीढ़ियों से मेरी ओर आ गया। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, ताला खोला और दुकान से बाहर अपनी पुरानी फोर्ड में घुस गया। जब केटी ने मुझे देखा तो वो हंसने लगी। उसकी जीन्स भीगी हुई थी, मेरी छाती भी पसीने से काँप रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और गाड़ी चलाने के लिए चिल्लाया। लगभग आधे घंटे तक मैं मुश्किल से उसे बता सका कि स्टोर में क्या हुआ था। उसने मेरी बात सुनी और बेहद डरावनी नज़र से देखा। जब आखिरकार मैंने हार मान ली और उससे सब कुछ बता दिया, उसने कार को एक सड़क किनारे लगाया और खुद रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा जब तुम गए थे तब मैंने कुछ देखा। जब तुम दुकान में थे, मैं बस पंप पर वापस रख ही रही थी कि मैंने एक छोटी लड़की और एक आदमी को देखा। मुझे लगा वो उसके डैड है। उसके पापा ने मुझे खुली आंखों से देखा और उसका जबड़ा लटक रहा था, लेकिन वो लड़की, ओह गॉड, वो लड़की सीधे मुझे घूर रही थी। इतनी बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी जो उसके चेहरे पर इतनी दूर तक फैली हुई थी। मैंने उस पर कोई बाल नहीं देखा और उसकी स्किन बहुत काली थी। काली नहीं, नॉर्मल लड़की की तरह, लेकिन साई की तरह काली, और उसकी मुस्कान खिड़की से चमक रही थी। मैंने ख़ुद को यकीन दिलाया कि यह बस आंखों का धोखा था और कुछ नहीं। जब मैंने पीछे देखा तो वो चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद तुम वापस आ गए। अब तक शाम हो चुकी थी। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने उस दिन तक उतना ट्रैवल भी नहीं कर पाए थे जितनी हमने उम्मीद की थी, और सबसे पास के मोटल का मतलब गैस स्टेशन के पीछे से वापस जाना था। इसलिए हम सड़क के किनारे जहाँ हम थे वहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर चल दिए, जहाँ लोग कभी कभी कैंपिंग किया करते थे। हम जाहिर तौर पर रात को एक बड़ी पार्टी के बाद आए थे जहाँ हर जगह टूटा हुआ कांच पड़ा था। हालांकि हम पहुँचे तो ये खाली था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, हम ठीक है। मैंने उसे शांत किया, अपनी बाहों में लिया और हम किस करने लगे। मैं उसके और करीब जाने के लिए बढ़ा, तभी वह अचानक बहुत ज़ोर से चिल्लाई, ये वही है, ये वही है। वो इंजन चालू करने के लिए लड़खड़ाते हुए चिल्लाई। मैं उसी टाइम पर मुड़ा और एक छोटा सा काला चेहरा देखा जो सचमुच कानों से कानों तक मुस्कुरा रहा था और अंदर सिर्फ अंधेरा था। वो मेरी कार की खुली खिड़की से कार के अंदर रेंग रहा था। उसके ऑर्गन्स कीड़े की तरह फैले हुए थे। इसके बहुत सारे ऑर्गन्स थे, बहुत लंबे लंबे हाथ थे। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को एंटीना की तरह महसूस हो रही थी। हम तेज़ी से आगे बढ़े, वापस सड़क पर आ गए। वापस सड़क पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में सितारे भी नहीं थे। सबसे पहले मैंने यही नोटिस किया था। मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचने से घबरा गया था, लेकिन वहाँ कोई बादल नहीं थे जो उन्हें छुपा सके। वहाँ सिर्फ रात का एक बहुत बड़ा आसमान था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। फिर आगे गाड़ी चलाने के कुछ मिनट बाद अभी भी पसीना आ रहा था और हम भारी सांसें ले रहे थे। हम गैस स्टेशन से गुजरे। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। गैस स्टेशन उल्टी डायरेक्शन में कम से कम आधे घंटे की दूरी पर था। सभी लाइटें जल रही थी और मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। जैसे ही हम वहाँ से गुजरे, केटी इतनी पागल हो गई कि उसने गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया। हमने कार रोक दी सुनसान सड़क के बीच में। मैंने डिसीजन लिया कि हमें सीट बदलनी चाहिए ताकि मैं गाड़ी चला सकूं। अब वे सीट से सड़क कर मेरी सीट पर आ गई और मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो बेसमेंट की बदबू ने मुझे घेर लिया। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, फिर कार के किनारे उल्टी कर दी। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। एक हल्की सफ़ेद चीज़ कोहरे के बीच से हमारी ओर तेज़ी से आ रही है। उसके हाथ पैर आमतौर पर जैसे होते हैं वैसे नहीं थे, धुंधले थे। मैं कोई चेहरा नहीं पहचान सका।
ये कब से हमारा पीछा कर रहा था? रात में हमारे पीछे भाग रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सके ड्राइवर सीट पर बैठ गया। हम बिना बात किए फिर चल दिए। केटी फुसफुसाई और मैं चुपचाप परे की मैंने। फिर हम दोबारा गैस स्टेशन से गुजरे। अब दरवाज़ा खुला था। दरवाजे पर 2 शेप खड़ी थी इंतज़ार में। जैसे ही हम आगे बढ़े, दोनों को पीछे की सीटों पर हल्की बमुश्किल सुनाई देने वाली रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों में से किसी में भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस पर ध्यान मत दो, मैंने धीरे से कहा। कांपते हाथों से मैंने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। केटी अपने सिर को अपने हाथों से पकड़े हुए एम्ब्रायो की तरह पोजीशन में मुड़ी हुई थी। रोना बढ़ता गया, इंतहाई शदीद, कानों को फाड़ कर रख देने वाला और भयानक हो गया। आखिरकार मैंने खुद को इसे ख़त्म करने के बारे में समझाया और अपने पीछे देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये एक लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में है और मेरी ओर देख रही है, लेकिन वो ज़ाहिर होते ही चली गई थी। मैंने ध्यान से सीटों को चेक किया, वहाँ कुछ भी नहीं था। अपनी थकान और डर की वजह से मैं सड़क का पूरा ध्यान पूरी तरह से भूल गया था। मैं गाड़ी चला रहा था और पूरी रात केटी रोती रही। मैंने उसे एक बार छुआ लेकिन वो चिल्ला पड़ी। उसके बाद मैंने उसे कभी दोबारा कोशिश नहीं की छूने की। पिछली सीट से आवाज़ें फिर शुरू हो गई। हम गैस स्टेशन से 2 बार और गुजरे। दरवाजे पर मौजूद लोग हर बार करीब और साफ़ होते जा रहे थे। लाल रोशनी की बेहतरीन परत आसमान पर बरस रही थी। यह अभी भी नरक के जैसा अंधेरा था, लेकिन कम से कम अपने आगे की सड़क देख पा रहा था। केटी कुछ टाइम तक चुप रही। उसका चेहरा उसके हाथों के नीचे छुपा हुआ था। मैंने टाइम देखने का फैसला किया, इसलिए मैंने रेडियो चालू कर दिया। पहले तो बस सिर्फ स्टैटिक था। टाइम या किसी भी चीज़ के बजाय डिजिटल घड़ी सिर्फ काली दिखाई दी। मैं स्टेशन बदलने की कोशिश करते हुए डायल से छेड़छाड़ करने लगा। स्टैटिक के बीच मुझे सिर्फ एक आवाज़ सुनने वाला चैनल मिला। इसकी बैकग्राउंड में आवाज़ तेज़ थी। एक आदमी अपनी सांसों में नाम और नंबर बुदबुदा रहा था। 29 लूसी, 30 एडम, 31 केटी। मैं स्टैटिक पर वापस आ गया। मुझे पता था कि अगला नाम कौन सा है। जब हम केटी के दोस्त के घर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। बादल छाए हुए थे और हर जगह बारिश की स्मेल आ रही थी। उसके दोस्त घर पर नहीं थे। केटी के दोस्त देश से बहुत दूर रहते थे। 1 मील के आसपास कोई भी नहीं रहता था। घास बाहर दीवारों पर चढ़ रही थी। हम कितने टाइम से बाहर थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, केटी फिर से रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि जब वो चुप थी तो अपने होंठ काट रही थी। उसकी ठुड्डी से खून बह रहा था और उसके मुंह के आसपास की स्किन फट गई थी, जिसे वो चबा गई थी। उसने अखबार और मेज़ से कुछ मास्किंग टेप उठा लिया और खिड़कियों को बंद करना शुरू कर दिया। रात के सारे इवेंट्स के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसके साथ हूँ भी या नहीं। मैं बस देखता रहा। उसने खिड़कियाँ ढक दी, दरवाज़ा जाम कर दिया और लाइटें बंद कर दी। कुछ देर, चाहे मिनट हो या घंटे, हम अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे। मैंने टीवी चालू करने की कोशिश की। केटी ने कुछ नहीं कहा। वे खाली और बेहोश बैठी रही। मैंने टेलीविज़न चालू कर दिया। एक दानेदार काली और सफ़ेद शेप हमारे सामने ज़िंदा हो उठी। काली आंखों वाला एक सफ़ेद चेहरा, बड़ी मुस्कान चमक उठी। जितनी देर हम उसे देखते रहे, मुस्कान उतनी ही चौड़ी होती गई। वहाँ से रोने की आवाज़ आई, टीवी से या घर में, मैं नहीं बता सकता। मैंने टीवी बंद कर दिया घबराकर। अब पूरे 3 दिन हो गए। मैंने आज केटी को बिल्कुल नहीं देखा। वो अपना टाइम कोठरी में रोते हुए बिताती है। मैंने एक बार दरवाज़ा तोड़ दिया और उस पर चिल्लाया। वो वापस मुझ पर चिल्लाई। उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। मैंने उसे उसके चेहरे पर एक बार गुस्से में चाटा दे मारा। वो थोड़ी देर मुझे गुस्से से देखती रही, फिर उसको जैसे होश आ गया। तब वो फिर से रोने लगी मेरे गले लगकर। फिर मैंने उसको समझाया और पूछा कि क्यों ऐसे घर में बंद रहती हो। तो उसने बताया कि उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उससे कहती हैं, वापस आओ, वापस आने के लिए हम तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करेंगे। कभी कभी ज़मीन के अंदर मुझे धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। बाथरूम सफ़ेद चमकने लगता है। मुझे शावर चलने की आवाज़ आने लगती है और अंदर जाती हूँ तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। फिर जब मैं बाथरूम में होती हूँ
तो मुझे टीवी के चालू होने की आवाज़ सुनाई देती है। डर हमेशा चेहरे पर रहता है। पीछे से बुदबुदाने की आवाज़ आने लगती है। मैंने पुलिस को ही बुलाया 2 बार। मुझे बस एक औरत की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैंने उसे रिलैक्स किया और समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने केटी के दोस्तों को भी फ़ोन किया था, इस बारे में बताया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दरवाज़े पर बहुत ज़्यादा दस्तकें बढ़ गई हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर के ज़रिए से, पर कई बार मैंने खिड़की से दूसरी ओर देखा कि उन लोगों के हाथ शीशे से टकरा रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। वे कभी कभी घंटों तक ऐसा करते हैं। वो न्यूज़पेपर के होल्स में से शीशे की ओर अपनी आंखें दबाते हैं। रात में हमें गेस्ट रूम्स में चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी मुझे ज़मीन पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। लगभग 1 दिन पहले मेरे नीचे वाले कमरे में लीकेज हो गया। दीवारों पर फफूंद के काले धब्बे उभर आए हैं। पूरे घर में एक गंदी सी स्मेल रहती है जो मेरे कमरे से भी आती है, सड़ने की बदबू। मैं दुआ करता हूँ, मैं मायूसी शक्ल में दुआ करता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं उस कार से कभी बाहर ही नहीं निकला होता।